ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस बुक से कराऊंगी। वैसे अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, मतलब वैसे तो ये इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए बुक है, बट वैसे अगर पढ़नी है तो भी सही रहेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। काफ़ी बेसिक से कवर करवा रखी हैं चीज़ें, मेन चीज़ें सारी कवर्ड हैं। तो इसके अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं, बेसिकली टोटल आपके 20 चैप्टर हैं इसमें। फिर आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी आती है। खैर, वैसे इसमें 20 चैप्टर हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तो यूनिट 1 से आप अगर सिर्फ स्टार्टिंग के 3 चैप्टर और लास्ट के 2 चैप्टर कर जाते हैं तो इजीली काम बन जाएगा। ये चैप्टर छोड़ जाओ और फिर इसमें से सिर्फ एक पॉपुलेशन वाला चैप्टर कर जाओ तो इजीली हो जाएगी पेपर। और सेक्शन 3 से, यूनिट 3 से चैप्टर 11, 12 एंड 16 तक मैंने करे थे। बेसिकली 17 थोड़ा बड़ा चैप्टर था तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें याद करने का भी काफ़ी चीज़ें थी अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। और सेक्शन डी की अगर बात करें तो सिर्फ मैंने आई गेस ये 2 चैप्टर करे थे, क्योंकि ये आसान थे दोनों, 19 और 20। ठीक है, तो चैप्टर 1 देखते हैं, द लोकेशनल सेटिंग। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, काफ़ी अच्छा भी है। तो लोकेशनल सेटिंग, इंडिया का जो एरिया है, लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, वो हम देखेंगे। लाइन टू लाइन कराऊंगी। हो सकता है आपको स्पीड स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, देखो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगी। इंडिया एक कंट्री है जिसका जोग्राफिकल एक्सटेंट काफ़ी बड़ा है, राइट। ऊपर नॉर्थ में हिमालयाज़ है हमारे यहाँ पे, और फिर साउथ में आए तो इंडियन ओशन है। एशिया में इंडिया आती है, राइट। और एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। ठीक है, और हिमालयाज से जो है इंडिया वो सेपरेटेड है रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से। अगर आप लोकेशन देखो इंडिया की तो यहाँ पर हिमालयाज़ हैं, तो यहाँ हिमालयाज़ है, तो इधर जो बाकी एशिया है उससे बेसिकली इंडिया जो है सेपरेटेड है। ठीक है, अब परमानेंटली आइस कवर्ड रहती है हिमालयाज़। साउथ में देखें तो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन बन जाता है हिमालयाज़ के साउथ में। बेसिकली यहाँ पर हमारा नॉर्दर्न प्लेन है जो कि इंडो गंगेटिक प्लेन है। ठीक है, फिर यहाँ पर थार डेजर्ट आ जाता है इस वाले रीजन में, थार डेजर्ट है। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहाँ पर, फिर ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, एंड ट्रॉपिकल सन की सनशाइन हमारे यहाँ पर एबंडेंस में होती है। मॉनसून्स काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ये इन दोनों की वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये फिज़िकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इसलिए इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये जो एक कॉन्टिनेंट होता है उसमें अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग टाइप के फिजिकल फीचर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं। तो वो इंडिया में ही है, तो इसलिए उसको हम एक सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया का लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ये आपको याद करना है। 8 डिग्री फॉर नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। तो जो लेटीट्यूड होता क्या है, लेटीट्यूड्स बेसिकली आपकी लेटी हुई इस तरीके की लाइंस होती है ग्लोब पे। क्लास 6 की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। और नॉर्थ क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो आपका ये ग्लोब होता है, ग्लोब पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो लेटीट्यूड है वहाँ पे इंडिया है, राइट। तो नॉर्थ और ईस्ट, बेसिकली हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना इंडिया के, वर्ल्ड के आई मीन। ठीक है, अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरह से। तो इसीलिए लेटीट्यूड में हम नॉर्थ यूज़ करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 ईस्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैप दे नहीं रखा क्या इस बुक में, जस्ट अ सेकेंड। दिस, और ये ब्रेड्थ है हमारी ईस्ट टू वेस्ट ब्रेड्थ 2933 किलोमीटर्स। ये नॉर्थ टू साउथ लेंथ हमारी है 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, ये देखो ये रहा आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 ईस्ट। ठीक है, दिस इज़ योर नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड। ये रहा, ये है नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड। ये आपका वेस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये नॉर्दर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गया, ये 97 डिग्री 26 ईस्ट का। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इंडिया से पास होता है।
ठीक है। और ये आपका इंदिरा कोल यहाँ पर, फिर ये कन्याकुमारी इधर, ये लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप सी, अरेबियन सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ मेनलैंड ये रहा 8 डिग्री 4, ऐसे होते हैं लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, ठीक है। श्रीलंका दिख रहा है आपको, फिर ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये इधर। तो ये लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का आपको ग्राफ पे, इस पे मैप पे दिख रहा होगा। सराउंडिंग कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर ये पाकिस्तान है यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान भी आता है इधर, बेसिकली हम 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ना, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो जो ये बॉर्डर है हमारा, ये जो बॉर्डर की लेंथ है ना, लैंड बॉर्डर की लेंथ बेसिकली वो कितनी है, 15200 किलोमीटर्स मैक्सिमम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं ये, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द बॉर्डर दे रखी है ये। आगे देखो, लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा 30 डिग्रीज़ का है। अगर हम ये डिफरेंस देखें, ये कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, ठीक है। अवे फ्रॉम द मेनलैंड हमारी जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है देश का, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इंदिरा पॉइंट, ये जो इंदिरा पॉइंट है सदर्न मोस्ट देश है, ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है ये, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड पे। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी बताया है, ये इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक ये कितना है, 3214 किलोमीटर की लेंथ है। फिर रन ऑफ कच्छ से अरुणाचल प्रदेश की जो लेंथ है ये कितनी है, ब्रेड्थ आई मीन 2933 किलोमीटर है। लेटीट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का अबाउट 1/3 द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 1/12 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ इक्वेटर। जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, इट इज़ अबाउट 1/3 ऑफ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। अगर आप ग्लोब को देखोगे तो जो आपका इक्वेटर है और नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो जो इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है इट इज़ अबाउट 1/3 ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। जो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है उसका 1/3 इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें, ये ऐसे ही तो होते हैं लेटीट्यूड, तो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है उसका 1/3 इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूड ऐसी स्ट्रेट लाइंस होती है ना। तो जो इक्वेटर की सरकमफेरेंस है, जो ये इक्वेटर की सरकमफेरेंस हो गई, उसका 1/12 इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये ध्यान रखना, लाइन काफ़ी अच्छी लाइन है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, सौराष्ट्र जो वेस्ट में है और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में इन ईस्ट 30 डिग्री है। बेसिकली बात यह है कि आपका जो लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है, उसको हमने इस तरह से लिख दिया है। जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन आपका इक्वेटर नॉर्थ पोल कितना है, 90 डिग्री है। इक्वेटर से नॉर्थ पोल पर जाओगे तो 90 डिग्री है ना वो, तो उसका 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 90/3 करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 डिग्री तो लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। सिमिलरली जो सर्कमफरेंस है इक्वेटर की, अगर उसका 1/12 कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आ रहा है वो इंडिया का, ठीक है। और अर्थ जो है आपको पता ही है, एक चीज़ देखते हैं, अर्थ जो है वो 360 डिग्री मूव करती है अपनी एक्सिस पे, रोटेट करती है 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है। एक पूरा यहाँ से लेके ऐसे घूम के यहाँ वापस आने तक उसको 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो इतने में 24 घंटे लग रहे हैं उसको। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का गैप बन रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ घूमने में 360 डिग्री कंप्लीट करने में तो 24 घंटे लग रहे हैं, तो 1 डिग्री कंपेयर करने में 4 मिनट लगती है। तो इसीलिए सौराष्ट्र और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अर्थ ऐसे है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे अर्थ है, ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो यहाँ से वहाँ घूम रही है। अगर यहाँ पर 6 बज रहे हैं तो यहाँ पर 8 बज रहे होते हैं, यानी कि यहाँ का टाइम पीरियड 2 घंटे पीछे है अरुणाचल प्रदेश के टाइम पीरियड से। क्यों, क्योंकि ये वाला जो फेस है इंडिया का, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, इस पर पहले सूरज की किरणें आ गई, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रही है, यहाँ से यू घूम रही है, तो ये पहले सूरज, यहाँ पे पहले सूरज की किरणें पड़ गई, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे पहुँचेगा उसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और 1 डिग्री को
कवर करने में उसे 4 मिनट लग रहे हैं, तो 30 डिग्री कवर करने में कितने मिनट लगेंगे? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है, यहाँ पे सनराइज 2 घंटे पहले हो जाता है, बिफोर द सनराइज एट सौराष्ट्र। ठीक है, जब यहाँ पे 8 बज रहे हैं, यहाँ 10 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। एनसीईआरटी से पढ़ते हो आप इसको, 9th में भी पढ़ते हो और 6th में भी पढ़ते हो। साइज ऑफ इंडिया देखो, लैंड पता है आपको, एरिया 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल वर्ल्ड की जोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिडल ऑफ द कंट्री से पास होता है, आपको दिख रहा है मैप में। ऑब्वियसली इंडिया एक वास्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में विद रिस्पेक्ट टू एरिया। 6 कंट्रीज है जो इंडिया से बड़ी हैं, जैसे कि रशिया, फिर आता है कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो रशिया 5.5 टाइम्स, एंड कनाडा जो है चाइना और यूएसए अबाउट 3 टाइम्स बिगर देन इंडिया है। रशिया 5 गुना, 5.5 गुना बड़ी है इंडिया से। कनाडा, चाइना और यूएसए 3 टाइम्स बिगर है इंडिया से। इंडिया 4 टाइम्स बिगर है पाकिस्तान से, 6 गुना बड़ी है फ्रांस से, 9 गुना बड़ी है जर्मनी से, और 23 टाइम्स बड़ी है बांग्लादेश से। तो इंडिया कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया के फ्रंटियर्स अगर देखें तो बता ही चुकी हूँ मैं आपको, राजस्थान प्लेन्स के बारे में। उसके बाद फिर राजस्थान प्लेन्स नहीं, राजस्थान में थार डेजर्ट और फिर से प्लेन्स अलग अलग बोला है। ठीक है, हिमालयाज़ के बारे में, रन ऑफ कच्छ वगैरह। लैंड फ्रंटियर्स देखें तो 15200 की लॉन्ग लैंड बाउंड्री है हमारी पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ। लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है और शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। वाटर फ्रंटियर्स देखें तो 6100 की कोस्ट लाइन है मेन लैंड पे, यानी कि जो ये जो कोस्ट लाइन है ना, ये लैंड वाली जो कोस्ट लाइन है, ये वाली जो कोस्ट लाइन है, ये है 6100। ठीक है, और अगर इसमें हम ये लक्षद्वीप और अंडमान की जो लक्षद्वीप और अंडमान जो है, अगर उसकी भी अगर हम कोस्ट लाइन डाल देते हैं तो हमारी टोटल जो कोस्ट लाइन है वो बन जाती है 7517 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर हिमालयाज़ के बाद इंडियन ओशन डोमिनेंट हमारा फैक्टर है विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड द डेंसिटी ऑफ इंडिया। ये जो श्रीलंका और इंडिया की बाउंड्री है यहाँ पर, फिर ये इंडिया नेपाल बाउंड्री है, इंडिया चाइना बाउंड्री है, यहाँ मैकमोहन लाइन है, पॉलिटी में पढ़ते हो आप इसको, मैकमोहन लाइन। इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर यहाँ पर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, म्यांमार के साथ बाउंड्री है। अच्छा, मेरे को बताओ डुरैंड लाइन क्या होता है? मैकमोहन लाइन तो को पता है, डुरैंड लाइन DURRAND, वो कौन से देश के बीच में बाउंड्री लाइन है इंडिया के? कमेंट्स में बता दो। ठीक है, अब इंडियन ओशन जो है उसके पानी की वजह से इंडिया जो है ट्रेड कॉन्टैक्ट्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ सेटअप कर पाती है। ग्रेटेस्ट क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना मॉनसून विंड्स जो है वो इंडियन ओशन में ही ओरिजिन होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चैप्टर में। ठीक है, हमारे जो वाटर फ्रंटियर्स हैं उनको हम सेफ कंसीडर करते हैं पास्ट में, लेकिन रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो नेवल वेलफेयर में हुए हैं उसकी वजह से ये फ्रंटियर्स थोड़े से वल्नरेबल हो गए हैं टू अटैक बाय एनिमी फोर्सेस। तो इसीलिए नेवी जो है हमें थोड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि लैंड पे अगर सिक्योर रहना है तो हमें सी को सिक्योर करना ज़रूरी होता है ना। इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री देखें तो श्रीलंका के साथ ही शेयर होती है, और तो हम मैरीटाइम बाउंड्री तो किसी और के साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं। इंडिया और श्रीलंका जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है। जो ये नैरो शेलो सी है ना यहाँ पे, जिससे सेपरेटेड है इंडिया श्रीलंका, उसको हम पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है वहाँ पे आपका एक एरिया है धनुषकोडी। ठीक है, वो सिर्फ श्रीलंका के जफना पेनिनसुला में एक जगह है तलाई मन्नार, उससे सिर्फ 32 किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ये जॉइन है ग्रुप ऑफ इसलेट से, जो कि एक एडम्स ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, मतलब तमिलनाडु में एक जगह है धनुषकोडी, श्रीलंका में एक पेनिनसुला है जाफना पेनिनसुला, और जाफना पेनिनसुला में एक जगह है तलाई मन्नार। तलाई मन्नार और धनुषकोडी के बीच में जो डिफरेंस है वो 32 किलोमीटर्स का है। ठीक है, जो दोनों पॉइंट हैं ये जुड़े हुए हैं ग्रुप ऑफ इसलेट से, जो कि एक एडम्स ब्रिज बनाते हैं। इसलेट्स क्या होते हैं मेरे को कमेंट में बता दो जरा सर्च करके। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया की लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, इंडिया जो है इट इज़ एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन, एट द वेरी सेंटर ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कमांडिंग ट्रेड रूट्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस।
है ना। तो जो हमारी लोकेशन है, इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया का जो साइज़ है, जो इंडिया में इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से जो हमारी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्री बन रखी है अमंग द लिटोरल स्टेट्स। लिटोरल स्टेट क्या होती है? शेयरिंग कोस्टल बाउंड्रीज, राइट, जिसके साथ हम कोस्टल बाउंड्रीज बेसिकली शेयर करते हैं। इंडियन ओशन जो है, इट इज़ द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड जो एक कंट्री के नाम पे पड़ा है, जिसका नाम, जैसे कि इंडिया के ऊपर इंडियन ओशन का नाम जो है वो हुआ है, नामकरण बेसिकली हुआ है, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि जो ग्रेट प्रोमिनेंस इंडिया एंजॉय करता था स्टार्टिंग के डेज़ में, तो उसकी वजह से, मतलब इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत वेल्दी प्रॉस्पेरस नेशन हमारा था, तो ओशन का नाम भी हमारे देश पे पड़ा गया था उस टाइम पे। तो इंडियन ओशन जो है वो कभी भी हमारी जो आसपास की स्टेट्स हैं, जिसके हम कोस्टल बाउंड्रीज शेयर करते हैं, जो लिटोरल स्टेट्स हैं, इंडियन ओशन की वजह से कोई बैरियर, मतलब इंडियन ओशन कोई बैरियर नहीं बना है बिटवीन दीज कंट्रीज़, बल्कि इंडियन ओशन तो एक ग्रेट लिंकेज बना है बिटवीन द कंट्रीज़ लाइंग ऑन द कोस्ट, और उसके आगे की जो, जैसे यहाँ नीचे हम जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, आपका सिंगापुर एंड मलेशिया, ये सब जो है, मालदीव्स वगैरह, ठीक है। तो उसमें एक बैरियर नहीं बना है इंडियन ओशन, बेसिकली कनेक्ट लिंकेज बना है बेसिकली, ठीक है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ यूरोप वेस्ट, यहाँ वेस्ट की तरफ जाएंगे हम तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ के पास पहुँच जाते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो एशिया हैं ईस्ट में, तो इंडियन ओशन में उनके बीच में रूट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, ठीक है। हम वेस्ट एशिया पहुँच सकते हैं, अफ्रीका पहुंच सकते हैं, यूरोप पहुंच सकते हैं वेस्ट कोस्ट से अपने इंडिया के, और साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट और ओशेनिया हम ईस्टर्न कोस्ट से बेसिकली पहुंच सकते हैं, राइट। देखो ये वाली अगर आप फिगर देखो ध्यान से, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा इसमें से आपको, जैसे कि आपको बोल्ड जो ब्लैक लाइंस हैं ये एयर रूट्स हैं, फिर जो ये डैश वाली लाइंस हैं ये बेसिकली सी रूट्स हैं, कि यहाँ से हम मुंबई से अगर देखें तो हम इधर जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ इधर उधर, एंड सी रूट्स बेसिकली दिखा रखे हैं। यहाँ से हम यहाँ इधर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये सारे हमारे इंडियन ओशन की वजह से नेविगेबल एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। इंडिया ओशन जो है देयरफॉर ये जो है इट ब्रिजेस अ गैप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। हम देखा जाए तो हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो ये जोग्राफिकल लोकेशन ही तो हमारी ऐसी है। हम टॉपिक यही तो देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज लोकेशन, ठीक है। द पेनिनसुलर टेबल लैंड जो इंडिया का है वो बेसिकली, हम देखो ये देखो जो ये पेनिनसुलर टेबल लैंड है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू वो टेबल लैंड भी बोलते हैं, तो ये ऐसे जो ये जाता है इंडियन ओशन में, इस फिगर में ये कितना डिस्टेंस है इसका 1600 किलोमीटर, और ये जो है इंडियन ओशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं ना, राइट। तो जो ये वाला हिस्सा है आपका ये क्या है? अरेबियन सी है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो किसी और कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है किसी ओशन के साथ जितनी इंडिया की है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन ओशन इट इज़ ट्रूली इंडियन ओशन, ठीक है, बिकॉज इंडियन ओशन इंडिया को ही हेल्प कर रहा है, तो इस लाइन से हम ये बोल सकते हैं कि द इंडियन ओशन इज ट्रूली एन इंडियन ओशन। काफ़ी अच्छी लाइन है, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप एयर रूट्स देखोगे, यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका इन द वेस्ट, ईस्ट एशिया, ये भी इंडिया से ही पास होते हैं। मतलब इंडिया कहीं ना कहीं लोकेशन जैसे एक सेंट्रल पॉइंट जैसा बन रहा है, यहाँ जाना है यहाँ जाना है तो इजीली चीज़ें हो पा रही है, ठीक है। तो जो सेंट्रलिटी है, जो कॉन्सिक्वेंट सिग्निफिकेंस इंडिया टू बॉर्डर इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। तो इंडिया का स्टेटस जो था, जिसकी वजह से इंडिया की लोकेशन तो ऐसी है, फिर ऊपर से वेल्दी कंट्री इंडिया बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ओशनिक ट्रेड की वजह से काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेरस देश हमारा बन रहा था, जिसकी वजह से जो वेस्ट एशियन मुस्लिम्स हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, वेस्ट एशियन मुस्लिम्स जो है वो इंडिया आए थे। यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स इंडिया में अट्रैक्टेड हुई थी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल। इंडिया जो है इट वॉज अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द वास्ट ब्रिटिश एम्पायर, अपनी वेल्थ की वजह से, या बिकॉज ऑफ इंडियाज रोल एज अ फल्क्रम अपॉन विच द इंपीरियल कमर्शियल सिस्टम इन एशिया वॉज बैलेंस्ड। तो इंडिया की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इंडिया thus commands an important strategic location on the globe with respect to trade as well as social and cultural interaction. स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफ़ी सही है हमारी, सोशल कल्चरल इंटरेक्शन के वे में देखें, इकोनॉमिकली कल्चरली भी जो इंडिया है
उसके मेजर कॉन्टैक्ट्स बेसिकली हैं वर्ल्ड में आउटसाइड, बहुत सारे पुराने टाइम से ही हैं कॉन्टैक्ट्स। तो इंडिया को टाइटल मिला है मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सीज, काफ़ी अच्छी लाइन है ये, है ना, मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सीज। देखो अगर वीडियो बीच में रुक जाए तो समझ लेना कि उसके आगे का पार्ट मैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत हो रही है कुछ टाइम से मुझे, ठीक है। तो जो स्विस कैनाल है, इट्स ओपनिंग हैज़ ब्रॉट द कंट्रीज ऑफ सदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका वेरी क्लोज टू इंडिया। स्विस कैनाल आपको पता होगा कहाँ पर है, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा स्विस कैनाल। अगर आप बड़े मैप पे देखो वर्ल्ड, आई डोंट थिंक यहाँ पे इस चैप्टर में दे रखा है। अगर आप मैप पे देखो स्विस कैनाल, आप पढ़ते भी हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा आपने, जब पढ़ते हो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें हम देखते हैं स्विस कैनाल को। बेसिकली पहले क्या होता था, यहाँ से अगर यूरोप जाना होता था यूँ घूम के जाते थे, यूँ घूम के जाते थे पूरा। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से जाए, यहाँ से गए एंड डायरेक्ट यहाँ से घुसते हुए चले गए, इस तरह से, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ थी। स्विस कैनाल की डेवलपमेंट की वजह से जो नॉर्थ अफ्रीका है, सदर्न यूरोप है, उनका और कॉन्टैक्ट जो है इंडिया के साथ इंक्रीज हो गया। जो बेबी लियोन्स हैं, इजिप्टियंस हैं, वो भी अरेबियन सी तक आते थे, ठीक है। हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर्स और जो रिलीजन्स हैं बाकी, वो भी आगे स्प्रेड हुए थे ईस्ट एशिया में, साउथ में। थाईलैंड में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे रामायण के श्लोक्स हैं। बाली इंडोनेशिया हिंदू किंगडम था, है बेसिकली, ठीक है, सीट ऑफ द हिंदू किंगडम। मॉरिशियस इंडियन ओशन में, इसको हम मिनिएचर इंडिया बोलते हैं। मॉरिशियस अगर आप देखो इसमें नहीं दिखा रखा, मॉरिशियस जो है इंडियन ओशन में, वो भी एक क्या है, उसको हम मिनिएचर इंडिया बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी लाइन्स है इसमें कि मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सीज, मॉरिशस को हम बोलते हैं मिनिएचर इंडिया, ठीक है। फिर ये एक लाइन थी कि इंडियन ओशन इज ट्रूली एन इंडियन ओशन, इंडिया वाज अ ज्वेल इन द क्राउन। तो इस टाइप की लाइन्स हम यूज़ कर सकते हैं आंसर टाइटिल में, ठीक है। फिर लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, अब बहुत सारी डाइवर्सिटी तो है इंडिया में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉइन करते हैं हम इंडिया के लिए, ठीक है। और एक्सट्रीमीज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी ऑफ इंडिया आर एक्सट्रीमली इंडीड, ठीक है। ह्यूमन जोग्राफी में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, फिजिकल में तो है ही है, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ में डाइवर्सिटी है। साउथ में प्लेट्यू दिख रहा है आपको, जो कि बहुत ओल्डेस्ट प्लेट्यू है ना, और अर्थ सरफेस से बहुत कम है इतने ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। उसके रॉक्स जो है, दे हैव नेवर बीन एक्सटेंसिवली कवर्ड बाय सी, उनकी फॉर्मेशन इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। फिर हिमालयन माउंटेन रेंजेस को देखोगे, ग्रेट प्लेन्स को देखोगे, तो वो मोस्ट रिसेंट फॉर्मेशंस है। तो हिमालयाज और प्लेन्स है वो न्यू फॉर्मेशंस है, प्लेट्यूज ओल्डेस्ट फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो जो डेनोडेशन प्रोसेस है उसकी वजह से जो कंट्रास्ट हैं दे आर स्टिल शार्पर। डेनोडेशन क्या होता है कि जो सीज बहती है, पानी बहता है, तो उसमें जो आपका सेडिमेंट होते हैं, जब वो इकट्ठे होते रहते हैं तब कोई प्लेन बन रहा है आपका, या माउंटेन्स बन रही है, ठीक है। माउंटेन रेंजेस जो है नॉर्थ में, उनकी बहुत यूथफुल टोपोग्राफी है, ठीक है। जैसे आप हिमालयंस देखोगे तो यहाँ से शुरू यहाँ तक जाती है ना, तो ये नॉर्थर्न हिमालयाज, इस टाइप से हम बेसिकली बात करें। जो इधर ऊपर की साइड जो हिमालयाज है, ये साउथ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपकी बेसिकली हम बात कर रहे हैं नॉर्थ में जो माउंटेन रेंजेस हैं, उनकी यूथफुल टोपोग्राफी हैं, शार्प पीक्स हैं, स्टीप साइडेड वैलीज हैं, ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो ओल्ड प्लेट्यू है, सिनाइल टोपोग्राफी। अच्छा, स्टीप साइडेड क्या होता है, और कमेंट में बताओ सिनाइल का मतलब क्या होता है, कमेंट में बता दो, ठीक है। और प्लेट्यूज में जेंटली राइजिंग रिजेस हैं, रिजेस क्या होती है कमेंट्स से बता दो। और वाइड वैलीज, अच्छा वैलीज क्या होती है वो भी ज़रा बता देना, ठीक है। अरावलीज और हिमालयाज, अरावलीज राजस्थान के आसपास है, हिमालयाज आपको पता ही है, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट रेंजेस हैं अर्थ सरफेस पे, ठीक है। डिफरेंसेस आर मोर स्ट्राइकिंग इवन इन लैंडफॉर्म्स ऑफ द रीसेंट ऑरिजिन। फ्यू 100 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चले जाएँ तो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड ऊपर हिमालय से फ्लैट रीजन में पहुंच जाते हैं, फीचरलेस मोनोटोनस प्लेन पे। तो ये कितनी डाइवर्सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया की टेरिटरी पे। ड्रेनेज में भी डाइवर्सिटी है, हिमालयन रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रीजन्स हैं आपकी, हिमालयन रिवर्स हैं, बेसिकली जो स्नो कवर्ड एरिया से उनका ओरिजिन होता है, ठीक है। और ड्राई सीजन में भी उनके अंदर पानी होता है स्नो मेल्ट की वजह से, तो पेरिनियल रिवर होते हैं हिमालयन रिवर्स की, पूरे साल पानी इनमें रहता है। फिर पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं कुछ, जो सिर्फ रेन वाटर को कैरी करती हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है ड्राई सीजन में, तो इनको सीजनल रिवर्स भी कहते हैं,
ठीक है। जो रिवर्स है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, उनको मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुकी है, मतलब जो यहाँ पर रिवर है वो मैच्योरिटी फेज में है। यहाँ पर जो है नई नई रिवर्स है हिमालय के आसपास अगर हम बात करें तो, ठीक है। हिमालय रीजन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, और जो ये वाला जो रीजन है ये सेडिमेंट्री रॉक से है। यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है आपका इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ठीक है। फिर एलुवियल प्लेन्स आपके यहाँ पर हैं, पता ही है आपको, ठीक है। बहुत फर्टाइल सॉइल यहाँ पे है, तो ड्रेनेज में डाइवर्सिटी देख ली, क्लाइमेट में तो है ही डाइवर्सिटी, है ना। मॉनसूनल क्लाइमेट हमारा है, बट फिर भी अगर हम बात करें कि द्रास रीजन या कारगिल रीजन, जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो है आपका टेम्परेचर उसका बहुत ही कम होता है। विंटर्स के टाइम पे -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है नाइट्स में, ठीक है। चेन्नई की बात करें तो वहाँ पे 20 से 25 रहता है टेम्परेचर सर्दियों में। समर्स की बात करें तो बर्मर रीजन राजस्थान में टेम्परेचर 48 से 50 तक पहुँच जाता है, और हिमालयाज़ में अभी भी टेम्परेचर कम है बिकॉज वो स्नो कवर्ड रीजन्स रहते हैं आपके, ठीक है। डिफरेंसेस जो हैं वो इक्वली स्ट्राइकिंग रेनफॉल पैटर्न्स में भी है, तो आपने टेम्परेचर देखा, रेनफॉल में भी डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम जैसलमेर की बात करें राजस्थान में, वहाँ पे सिर्फ एक साल में 12 सेंटीमीटर रेनफॉल आती है सिर्फ। उसके कंपैरिजन में अगर हम चेरापूंजी में देखें, ठीक है, बेसिकली कहाँ है मेरे को बता दो, इसकी लोकेशन बता दो, ठीक है। मौसम राम लोकेशन प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना है प्लीज़ इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है आपकी एक साल में 1221 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है, तो देखो डिफरेंस 12 से 1200। फिर प्लेसेस जो हैं गारो हिल्स में, वहाँ पर भी रेनफॉल मतलब एक सिंगल डे में ही इतनी हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 साल में नहीं हुई। तो पीपल ऑफ मुंबई मेरी टाइम क्लाइमेट है, उनको तो पता ही नहीं है एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, ना ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे मुंबई में, ना ज़्यादा ठंड होती। लेकिन दिल्ली कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, यहाँ पे मेरी टाइम क्लाइमेट है, यहाँ दिल्ली में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है कि सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, गर्मी में बहुत ही गर्मी, इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्सिटीज़ इन नेचुरल वेजिटेशन। अब ये क्लाइमेट अलग अलग है, रेनफॉल अलग अलग है, तो ऑब्वियसली नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग होगा। कि जो अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीम्स द नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अगर हम देखें वेस्टर्न घाट्स हैं आपके, वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। ये रहे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पानी ज़्यादा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको, डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। इन कंपैरिजन टू हम थार डेजर्ट राजस्थान के आसपास पड़े तो वहाँ पे शर्ब्स है, बहुत ही कम वेजिटेशन वहाँ पे आपको बेसिकली मिलेगी। कल्चरल डाइवर्सिटी देखें तो फिजिकल फीचर्स अलग हैं, क्लाइमेटिक फीचर्स अलग हैं, कल्चरल हेट्रोजेनिटी भी हमारे यहाँ पर है। कपड़े अलग तरीके पहनते हैं लोग, अलग तरीके का खाना खाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की वजह से इंडिया को हम एपिटमी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है, कि डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फिर भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अगर हम फिजिकल देखें, पॉलिटिकल देखें, सोशल इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है, बट यूनिटी भी है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग जो है वो साथ में रहते हैं। तो यूनिफाइंग रोल ऑफ ग्रेट प्लेन्स बिटवीन द हिमालयन रीजन ऑन वन एंड एंड पेनिनसुलर इंडिया ऑन द अदर कैन हार्डली बी इग्नोर्ड। तो ये लाइन काफ़ी अच्छी है। क्लाइमेटिकली मॉनसूनल रिदम जो सीजन्स की है वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। Monsoon rainfall concentration to a few months in a year and associated agricultural activities are an all India phenomena. Cultural traditions are strongly tied to the monsoon. Monsoon आती है तो हम various festivals भी तो celebrate करते हैं। Universal brotherhood, right? रामायण महाभारत जो है, they have provided themes for tribal dances and music for thousands of years. Hinduism way of life है for majority of Indians, ठीक है। या तो इट इज़ इन दिस कॉम्पोजिट मैट्रिक्स की जो मतलब बेसिकली इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी जो इंडिया की इंटीग्रेशन है इट इज़ स्ट्रांगली रूटेड, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट पे इंटर रीजनल लिंकेज, नेशनल होम मार्केट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंट्री में यूनिटी के लिए। टी पूरी देश में चलती है, असम में मैक्सिमम होती है। वीट
पंजाब हरियाणा में उगते हैं, चलते पूरे देश में है। मिनरल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। स्पाइसेस हिल एरियाज सदर्न स्टेट्स में, जो सदर्न स्टेट्स में जो हिल है वहाँ से बस स्पाइसेस आते हैं। दे आर यूज ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो ये प्रोसेस, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी लिंकेजेस कैसे हुई? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर लैंड ऑफ पोटेंशियलिटीज़। अब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, कुछ तो अभी हमें पता भी नहीं लगे नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारे इंडिया में एग्जिस्ट भी करते हैं। तो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है कि वो हर टाइप के जो रिसोर्सेज है उसको हम ढूंढ पाएँ। तो इंडिया एक पुअरली डेवलप्ड रिच कंट्री है, यानी कि रिच तो है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट हम ढूंढ नहीं पाए, डेवलप नहीं कर पाए। या एक रिच कंट्री है इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल। रिच कंट्री इन द सेंस कि नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, पुअर पीपल की वो ढूंढ ही नहीं पाए हैं अभी तक, क्या सीन है। ऑल्सो इंडिया को लैंड ऑफ फ्यूचर या लैंड ऑफ पोटेंशियलिटीज़ कहा जाता है कि पोटेंशियल बहुत है इंडिया में। मिनरल वेल्थ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रियल बेस हम खुद का अच्छा खासा सेटअप कर सकते हैं। आयरन और मैग्नीज क्रोमाइट बहुत ज़्यादा है। लाइमस्टोन, बॉक्साइट, कोल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है हमारे यहाँ पे, बट ढूंढ एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया है। टेक्नोलॉजी नहीं है उसको अच्छे से यूज़ करने की, इकोनॉमिकली यूज़ करने की। फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे बहुत लार्ज नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा एरिया अंडर फॉरेस्ट बढ़ाना चाहिए अपना। तो इंडस्ट्रीज, उससे ये वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर, मैच बॉक्स वगैरह, ये इंक्रीज होंगी। सरफेस ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, इरीगेशन वगैरह के लिए यूज़ उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, 45% ऑफ क्रॉप्ड एरिया presently irrigated है, whereas 3/4 of cropped area can be irrigated by making optimum use of water resources available to us. Similarly 1/4 of total water power potential actually यूज़ करते हैं हम सिर्फ। तो वही है, लैंड ऑफ पोटेंशियलिटीज इसलिए कहा है कि चीज़ें हैं बट यूज़ करने का तरीका नहीं पता है, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। पॉपुलेशन तो ग्रेटेस्ट एसेट है, सेकंड तो नहीं है, फर्स्ट लार्जेस्ट बन चुकी है हमारा कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वी शुड यूज़ इट नाइसली। एजुकेशन है, हेल्थ पे फोकस करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसको। 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। ठीक है, तो राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है, गोवा सबसे छोटी स्टेट है एरिया के रिस्पेक्ट में, और यूनियन टेरिटरीज़ में चेंज हुआ है। मेरे को जरा कमेंट्स में बता दो क्या सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। जो लिख रखा है यही है, यानी बाकी ये टेबल दे रखी है स्टेट की कैपिटल के साथ और उसके एरिया के साथ, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आपको पता है, ये दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव, ये अब एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। ठीक है, ये दे रखा आपको, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया, और ये पाकिस्तान ने चाइना को इतनी लैंड दे रखी है इंडिया की, और ये अक्साई चीन वाला एरिया दे रखा है कश्मीर में। ये हमारा मैप है जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, फिर ये कुछ समरी पॉइंट्स हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। फिर ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। वास्ट डायमेंशंस की लैंड सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, एग्जाम्पल से बताओ। छोटा देश भी नहीं है, बड़ा देश भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, खैर MDU वाले यूनिवर्सिटी पेपर में नहीं आते। ये वाला सही है, क्वेश्चन ये आ सकता है। और इतने कुछ है नहीं क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, आप इजीली इनको कर पाओगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो जहाँ पे ये MDU वाले क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये करके जाओ, मोर देन इनफ है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, आराम से इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर 2 रिलीफ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।